प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज के इस YouTube व्याख्यान में हम जीवाश्मों के उपयोग और महत्व के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसके जो अन्य उपयोग हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। पिछले YouTube व्याख्यान में कालानुक्रम महत्व यानी क्रोनोलॉजिकल सिग्निफिकेंस और स्तरीय सहसंबंध यानी स्ट्रेटिग्राफिक कोरिलेशन में जीवाश्मों के महत्व पर हमने चर्चा की। उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम तीसरे यानी प्राणी भूगोल और प्राणी समूह प्रवास अर्थात जू जियोग्राफी एंड फाउनल माइग्रेशन में जीवाश्मों के महत्व के ऊपर सबसे पहले चर्चा करेंगे। वर्तमान की तरह प्राचीन काल में भी प्राणी समूहों यानी फाउनास के भौगोलिक वितरण में भौतिक परिस्थितियों के अनुसार विभिन्नताएं पाई जाती थी। जीवाश्मों की सहायता से विभिन्न भूवैज्ञानिक काल में पाए जाने वाले प्राणी समूहों का भौगोलिक वितरण नक्शों पर हम दर्शाकर अध्ययन करते हैं। यदि ऐसे नक्शे की एक श्रृंखला तैयार की जाए जो विभिन्न भूवैज्ञानिक काल में प्राणी समूहों का भौगोलिक वितरण दर्शाते हो, यानी जियोलॉजिकल टाइम स्केल के जो डिफरेंट इराज हैं उनमें किस प्रकार से उस कालखंड में प्राणी समूहों का भौगोलिक वितरण किस प्रकार का रहा, उसको अगर हम मैप्स में दर्शाएं तो प्राचीन काल से वर्तमान काल तक के उत्तरोत्तर नक्शे क्रमबद्ध रूप में विभिन्न भूवैज्ञानिक काल में प्राणी समूहों के प्रवास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को दर्शाएंगे। अर्थात विभिन्न भूवैज्ञानिक काल में पाए जाने वाले जीवाश्मों के भौगोलिक वितरण यानी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अध्ययन की सहायता से प्राणी समूहों के प्रवास की विभिन्न अवस्थाएं ज्ञात की जा सकती है। तो इस प्रकार फॉसिल्स के आधार पर जू जियोग्राफी एंड फाउनल माइग्रेशन में हम जीवाश्मों के अध्ययन से पुराने काल के फाउनल माइग्रेशन और जू जियोग्राफी का अध्ययन कर सकते हैं। वर्तमान भारतीय घोड़ा जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम चर्चा करें तो मूलतः उत्तरी अमेरिका का निवासी था और घोड़े के प्रवास का अध्ययन उनके जीवाश्मों के अध्ययन से अगर हम उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखें तो उससे हमको इसके मूल स्वभाव में इतनी वर्षों की यात्रा में किस प्रकार के परिवर्तन आए उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जीवाश्मों के महत्व और उपयोग के बारे में अगर हम चौथा बिंदु देखें जिसे हम पुरातन वातावरण और पूरा भूगोल यानी एंशिएंट एनवायरनमेंट और पेलियो जियोग्राफी के तौर पर यहाँ डिस्कस करेंगे। जीवाश्मों के रूप और बनावट से प्राणी के निवास संबंधी वातावरण का बहुत कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। अर्थात जिन सेल समूहों में ये जीवाश्म पाए जाते हैं उनके अवसादन की परिस्थितियों का अनुमान लगाया जा सकता है। समुद्री वातावरण में निक्षेपित सेल समूहों के जीवाश्म अलवण जलीय वातावरण और स्थलीय वातावरण से भिन्न होते हैं। इन तथ्यों की संपुष्टि जीवाश्मों और उनकी ऐसी जीवित जातियों के तुलनात्मक अध्ययन से की जा सकती है जो वर्तमान काल में समुद्री अलवण जलीय अथवा स्थलीय वातावरण में पाई जाती है। इतना ही नहीं वरन जीवाश्म सहचारी की सहायता से ऐसी जातियों के भी वातावरण का अनुमान लगाया जा सकता है जो पूर्ण रूपेण विलुप्त हो चुकी है यानी आज की तारीख में एक्सटिंक्ट है तथा जिसके वातावरण के प्रभाव के विषय में वर्तमान काल की जातियों से अनुमान लगाना संभव नहीं है। तो उस केस में जो फॉसिल्स रिकॉर्ड है वो हमें मदद करते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कुछ जीवाश्म रेडियोलेरिया यानी रेडियोलेरियंस प्रवाल यानी कोरल्स अथवा ब्रैकियोपोड्स के सहचार्यों में पाए जाते हैं तो स्वभावतया यह साहचर्य समुद्री वातावरण की ओर इंगित करता है क्योंकि ये प्राणी केवल समुद्री वातावरण में ही पाए जाते हैं। गुजरात के कच्छ, दक्षिण भारत के तिरुचिरापल्ली और मध्य प्रदेश के उमरिया और धार के समीप के क्षेत्रों में ऐसे जीवाश्म प्राप्त हुए हैं
जिनसे ये सिद्ध होता है कि इन क्षेत्रों में जुरेसिक और ट्रायसिक काल में, यानी मेसोजोइक इरा के जुरेसिक और ट्रायसिक काल में समुद्र था। इसी प्रकार जीवाश्मों के अध्ययन से सिद्ध होता है कि आज जहाँ संसार का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत हिमालय स्थित है, वहाँ तृतीय महाकल्प यानी टर्सरी इरा में कभी लंबा परंतु संकरा सागर था, जिसे हम टेथिस के नाम से जानते हैं। यदि शैल समूहों का अवसादन उथले समुद्र तथा तट के समीप के क्षेत्र में हुआ हो तो उस क्षेत्र के समुद्री जीवाश्म स्थलीय प्राणियों और वनस्पतियों के जीवाश्मों के साझेदारी में पाए जाएंगे। वहाँ ऐसे प्राणियों के जीवाश्मों के मिलने की संभावना होगी जो उथले जल में चट्टानों में बिल बनाकर रहते हैं, उदाहरण के तौर पर फोलस या लिथोफागा। अतः यह स्पष्ट है कि जीवाश्मों की सहायता से प्राचीन काल में समुद्री तट की स्थिति तथा जल और थल के वितरण और पूरा भूगोल, पैलियोजियोग्राफी और एंशिएंट एनवायरनमेंट के बारे में जीवाश्म हमें बहुत कुछ जानकारी उपलब्ध कराते हैं। पांचवा जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो जीवाश्म के उपयोग और महत्व से संबंधित है, वो है पेलियो क्लाइमेट यानी पूरा जलवायु। पूरा जलवायु का जब हम अध्ययन करते हैं तो पुराने हजारों साल पहले का किस प्रकार का क्लाइमेट था, उसका अध्ययन करने के लिए जीवाश्म एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहित करते हैं। जीवाश्मों के अभिलक्षणों की सहायता से प्राचीन कालीन जलवायु का भी अनुमान लगाया जा सकता है। वातावरण के अनेक घटकों में जलवायु सबसे महत्वपूर्ण घटक है। क्योंकि समुद्री प्राणियों की अपेक्षा वनस्पतियों का वितरण तापमान पर अधिक निर्भर करता है, अतः पूरा जलवायु को ज्ञात करने में स्थलीय वनस्पति समूह यानी लैंड फ्लोरा के जीवाश्म सबसे महत्वपूर्ण साबित होते हैं। पर्मियन और कार्बनी कल्पों में गोंडवाना महाखंड यानी जो गोंडवाना लैंड था, एक विशेष प्रकार की वनस्पति समूह से आच्छादित था, जिसे पर्मो कार्बोनिफेरस वनस्पति समूह कहते हैं। यह वनस्पति समूह पर्मियन और कार्बनी कल्पों में उष्ण कटिबंधीय जलवायु की उपस्थिति की ओर संकेत करते हैं। प्राणी समूहों में भी कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनका विकास तथा वितरण जलवायु के सीमित परिसर में ही संभव होता है। कोरल्स यानी प्रवाल ऐसे प्राणियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रवाल की अधिकांश जातियां उष्ण प्रदेशों के उथले जल में 80 मीटर की गहराई तक पाई जाती है। विधि निर्माणकालीन प्रवाल यानी रीफ बिल्डिंग कोरल्स की अधिकतम वृद्धि के लिए अनुकूलतम तापमान यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर 77 डिग्री से लेकर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट है और गहराई लगभग 30 मीटर। फोरामिनिफेरा तथा मोलस्का की कुछ किस्में भी जलवायु विशेष की ओर इंगित करती है। तो इस प्रकार ये ऐसे फॉसिल्स हैं जिनके आधार पर हम पूरा जलवायु या पेलियो क्लाइमेट को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जीवाश्म पेलियो क्लाइमेट के अध्ययन में अपनी विशेष उपयोगिता रखते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है प्राचीन जीवन अभिलेख यानी रिकॉर्ड ऑफ एंशिएंट लाइफ, जो छठा बिंदु है। सातवां बिंदु है विकासशील महत्व यानी इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस, और आठवां वर्गीकरण यानी जीव जंतुओं का क्लासिफिकेशन। इनमें किस प्रकार फॉसिल्स अपनी सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस रखते हैं, इनकी चर्चा हम अगले वीडियो व्याख्यान में करेंगे। विद्यार्थियों, कोरोना के महामारी के इस दौर में जब इसकी दवाई अभी तक नहीं आई है, हमें बहुत सावचेत रहने का ध्यान रखना है। वैक्सीनेशन का काम प्रारंभ हो चुका है। अभी पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स
और जो मेडिकल स्टाफ था उनका वैक्सीनेशन किया जा रहा है। दूसरे और तीसरे दौर में जो कोरोना वॉरियर्स थे, जो 50+ की उम्र के हमारे भारत के नागरिक हैं, उनका वैक्सीनेशन होगा। अभी दवाई नहीं जब तक ढिलाई नहीं, 2 गज की दूरी, मास्क है अभी बहुत ज़रूरी, इनका ध्यान रखें। और राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना के यूट्यूब चैनल पर ई कंटेंट के रूप में, ई प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार के जो हम वीडियो विभिन्न विषयों पर अपलोड कर रहे हैं, उन्हें बार बार देखें, सुने, समझें और अपने घर बैठे अध्ययन को अनवरत जारी रखें।